है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस स्टडी। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वे नदियां जो अरब सागर में गिर रही है। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। आज पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं, इसमें से लूनी नदी, इसका जो उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम है, जो अरब सागर में गिर रही है उन नदियों में लूनी नदी आएगा सबसे उत्तर में। फिर उसके बाद में आता है क्रमानुसार साबरमती नदी, फिर आती है माही नदी, फिर आती है नर्मदा नदी, फिर ताप्ती नदी आती है, फिर गोवा में आ जाती है मांडवी और जुआरी नदी आ जाती है, फिर केरल में आ जाती है पेरियार नदी, ये रही पेरियार नदी, भरतपुजा नदी। ठीक है, और कर्नाटक में मैं भूल गया हूँ, मांडवी और जुआरी के बाद में आती है कर्नाटक में शरावती और गंगाबेली नदी, केरल में आती है पेरियार और भरतपुजा नदी। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखेंगे यह। तो इनमें से 4 नदी है, साबरमती नदी है, माही नदी है, नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। ये 4 नदियाँ हमारी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये खंबात की खाड़ी है। इधर ये जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ जो जल है वह कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, तो खाड़ी क्या होता है, समुद्र का जल जब 3 ओर से स्थल से घिर जाता है या फिर ज़मीन से घिर जाता है तो समुद्र के जल, उस जल को क्या बोलते हैं, खाड़ी। ठीक है, तो ये 3 ओर से घिर गया, यहाँ पर 1 2 3, तो ये बोल जाएगी कच्छ की खाड़ी। यहाँ भी 3 ओर से घिर चुका है, 1 2 3, तो इसे बोलेंगे खंबात की खाड़ी। ठीक है, खाड़ी क्या होता है, 3 ओर से घिरा हुआ समुद्र का जल को खाड़ी बोलते हैं। इधर बंगाल की खाड़ी है क्योंकि यह भी 3 ओर से घिरा हुआ, इधर भारत है, इधर आ जाएगा बांग्लादेश और इस तरफ आ जाएगा हमारा म्यांमार। 3 ओर से घिरा हुआ इसलिए इसे बोलेंगे बंगाल की खाड़ी। तो इसमें से एकमात्र लूनी नदी ऐसी है जो कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है, समुद्र में नहीं मिलती है। यहाँ पे दलदली इलाका कच्छ का रण, वहीं पर अपना जल छोड़ देती है और समुद्र में नहीं जाती है। और 4 नदियाँ हैं हमारी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये 4 नदियाँ कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसमें से नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती है, याद रखेंगे ये 2 नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती है। और पूर्व में गिरने वाली नदी जो दामोदर नदी थी वो भी भ्रंश घाटी में बहती है। कुल 3 नदियाँ हो जाएगी भारत की जो भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये नर्मदा और ताप्ती नदी निकलती प्रायद्वीपीय भारत के पठार से, लेकिन पश्चिम में बहती है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो ढाल है वह पूर्व की ओर है, लेकिन यह पूर्व की ओर न बहते हुए पश्चिम में बहती है, क्योंकि यह जो है रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट घाटी मतलब भ्रंश घाटी में बहती है, और भ्रंश घाटी का जो ढाल है वह पश्चिम की ओर, इसीलिए यह पश्चिम में बहती है, भ्रंश घाटी में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आती है हमारी जो है पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ। इसके जस्ट ताप्ती नदी के बाद में हमारा पश्चिमी घाट आरंभ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर घाट है जो पर्वत के रूप में दिखाई देता है, पश्चिमी घाट बोलते हैं इसके। पश्चिमी घाट पर्वत से जो भी निकलने वाली नदियाँ हैं वह छोटी होती है और बहुत तेज तीव्रगामी होती है। तीव्रगामी इसलिए होती है क्योंकि जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पर्वत जो है उसका ढाल जो है पश्चिम में बहुत तीव्र है, बहुत खड़ा ढाल है, इसलिए बहुत तेज़ी से बहती है। और वह नदियाँ तेज़ी से बहने के कारण जलप्रपात का निर्माण करती है। प्रपात मतलब झरना। ठीक है, तो आगे लिखेंगे। अब हम अभी इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पश्चिमी घाट या सह्याद्री से निकलने वाली नदियों को मैं पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लूनी नदी। लूनी नदी की हेडिंग में लिखेंगे लूनी नदी जो है राजस्थान में अरावली पर्वत के नाग पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी का एक नाग पर्वत है, वहाँ से निकलती है और गुजरात में जो है यहाँ पर कच्छ का रण है, कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। समुद्र में पहुँचने से पहले ही कच्छ के रण का जो दलदली इलाका है वहीं पर अपना जल छोड़ देती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं जाते हुए कच्छ स्थल खंड में ही विलीन हो जाती है। कौन सी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो अरब सागर की ओर बहती है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है एक सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी लिखेंगे, इसकी सहायक नदी है सरस्वती नदी। और कहाँ से निकलती है, पुष्कर झील से निकलती है। पुष्कर झील जो कहाँ पर स्थित है, अजमेर के पुष्कर में। ठीक है, तो आगे लिखेंगे। अब कौन सी नदी के बारे में पढ़ेंगे हम, अब साबरमती नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो साबरमती नदी जो है राजस्थान में उदयपुर से निकलती है। राजस्थान के उदयपुर से निकलती हुई यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद, गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है और अहमदाबाद दोनों जो शहर है इसके किनारे पर या तट पर स्थित है साबरमती नदी के। तीसरी हेडिंग डालेंगे माही नदी लिखेंगे। माही नदी जो है 3 राज्यों में बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश,
राजस्थान और गुजरात। ये जो दो नदियाँ थी यह दो राज्यों में बह रही थी, राजस्थान और गुजरात। तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती हुई पहले जाती है ये राजस्थान ज़िले में जाती, फिर वहाँ से यू टर्न लेकर फिर आती है, फिर जाती है गुजरात में एंट्री लेती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो माही नदी एकमात्र भारत की ऐसी नदी है जो राजस्थान में यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, एक रेखा गुजर रही है कर्क रेखा, उसे दो बार काटती है। ठीक है, एक बार तो इधर को घुसी तब काटी और फिर वापस रिटर्न में जब मोड़ लिया इसने तो वापस से काटा ये कर्क रेखा को। तो माही नदी कर्क रेखा को राजस्थान में दो बार काटती, भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, बाकी सभी एक ही बार काट रही है, साबरमती नदी भी एक बार काट रही है, बाकी माही नदी जो है वह दो बार काट रही है कर्क रेखा को। 3 राज्यों में बहती है ये। ठीक है, कर्क रेखा क्या होती है? वह अक्षांश रेखा जो 23 सही 1/2 डिग्री, यहाँ लिखता हूँ 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, और 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा कौन सी हो जाएगी? मकर रेखा। ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, अभी बता देता हूँ। यहाँ पर अक्षांश और देशांतर आपको जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो बाद में पढ़ेंगे हम। तो माही नदी भी हो गया हमारा, और माही नदी के बाद में अब हेडिंग डालेंगे नर्मदा नदी। ठीक है, अब आगे हम जो निकल रही है नर्मदा नदी, इम्पोर्टेंट नदी है यह। प्रायद्वीपीय भारत की जो पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं इसके अंदर लिखेंगे, नर्मदा नदी की हेडिंग डालकर लिखेंगे। यह प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां अरब सागर में गिरती है उसमें सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है कितनी है? इसकी लंबाई है नर्मदा की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1007 किलोमीटर। ठीक है, तो 1312 टोटल इसकी लंबाई, और मध्य प्रदेश में अधिकतर लंबाई इसकी आती है 1007 किलोमीटर। नर्मदा जो नदी है उसका तो जल ग्रहण क्षेत्र है, मतलब यह जो जल कलेक्ट कर रही है 3 राज्यों से कर रही है। यह हो गया अपना मध्य प्रदेश से कर रही है, दूसरा गुजरात से कर रही है, और तीसरा महाराष्ट्र की नदियों से कर रही है। यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ है सारी नदियाँ इसमें गिरती है, जो वहाँ से जल कलेक्ट कर रही है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 89% जो है मध्य प्रदेश में है। जल ग्रहण क्षेत्र मतलब जल कलेक्ट कहाँ कहाँ से कर रही है? 89% जो है मध्य प्रदेश से कर रही है। इसके बाद में 11.5% जो है गुजरात से कर रही है, और 1.5% जो है महाराष्ट्र से कर रही है। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र इसका ये है। आगे लिखेंगे नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी में बह रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये पूर्व है इधर और ये पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए 3 राज्यों में बहती है। महाराष्ट्र में भी बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है और गुजरात में बहती है। और कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बना देती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में भड़ूच के पास में अपना मुहाना बना देती है, और ज्वारनद मुख बनाते हुए अपना मुहाना बनाती है। ज्वारनद मुख मतलब जहाँ पर ज्वार आता है वहाँ पे अपना मुख बना देती है समुद्र में। ज्वार मतलब समुद्र का जल जब स्थल खंड की ओर आ घुस जाता है उसे बोलते हैं ज्वार, और जब समुद्र का जल वापस पीछे हट जाता है स्थल खंड से तो उसे बोलते हैं भाटा। तो ज्वारी क्षेत्र में अपना मुख बना देती है, उसे बोलते हैं ज्वारनद मुख। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी होती क्या है आपको बताता हूँ मैं। तो रिफ्ट घाटी क्या होती है? होता क्या है, जब 2 पहाड़ आते हैं, 2 पहाड़ों के बीच में या फिर 2 चट्टानों के बीच में, जब एक चट्टान रहेगी, बहुत बड़ी चट्टान, पृथ्वी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, छोटी चट्टानें नहीं, जब चट्टान के बीच में कोई दरार आ जाती है। ठीक है, ये पड़ गई दरार, मान लीजिए जब चट्टान में कोई दरार पड़ जाती है और वह दरार धीरे धीरे नीचे धसकने लगती है, ऑटोमेटिक नीचे धसकने लगती है, तो यहाँ पर जो नदी बहने लग जाती है वह अपनी घाटी को गहरा करने लगती है। ठीक है, ये जो दरार पड़ जाती है तो 2 चट्टानों के बीच में, माफ़ कीजिए, एक ही चट्टान के बीच में जो दरार पड़ जाती है उसमें जब नदी बहने लगती है
तो वह अपनी घाटी को गहरा करने लग जाती है। ठीक है, घाटी को नीचे गहरा करने के साथ साथ ये जो आसपास के जो पर्वत, ये जो चट्टानें दिख रही है वो पहाड़ के रूप में दिखने लग जाते हैं। ठीक है, जब दो चट्टानों के बीच में वो दरार नीचे गहरी होती जाएगी तो आसपास जो चट्टानें हैं वह खड़ी दिखाई देगी एक पर्वत के रूप में, और यह घाटी जो है नीचे गहरी होती जाएगी। ये जो है दरार है हमारी। तो इस प्रकार से जो घाटी बनती है उसे बोलते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है वो हमारी ऐसी ही एक चट्टान के बीच में जो दरार आ गई थी उसी भ्रंश घाटी में बह रही और अपनी घाटी को गहरा कर रही थी। तो आसपास में जो पर्वत के रूप में जो हमें दिखाई दे रहे हैं वह कौन से पर्वत हैं? हमारा एक तो हो जाएगा विंध्याचल पर्वत हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, वो बीच में आ गई हमारी ये भ्रंश घाटी। तो ये हो गए रिफ्ट वैली, और ये हो गया हमारे आसपास में जो पहाड़ हैं वो आ गए हमारे। तो इसी प्रकार से ताप्ती नदी जो है वह भी भ्रंश घाटी में बह रही है। कौन सी भ्रंश घाटी? ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी है। जो आसपास पहाड़ हैं वह कौन से पर्वत हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी जो ताप्ती नदी है वह भी भ्रंश घाटी में बह रही है। ये इधर बता देता हूँ, वह भी भ्रंश घाटी में बह रही है। ये हो गया, ये एक और पर्वत। ठीक है, ये हो गई नर्मदा की भ्रंश घाटी, ये हो गई ताप्ती की भ्रंश घाटी। ठीक है, तो दो भ्रंश घाटी हो गई हमारी। ये हो गया सतपुड़ा पर्वत, ये हो गया ये हो गया विंध्याचल पर्वत, ये हो गया सतपुड़ा पर्वत, और ये हो गया अजंता पर्वत। ठीक है, अजंता पर्वत और विंध्याचल पर्वत, और ये बीच में है सतपुड़ा पर्वत। तो जब दो भ्रंश घाटी के बीच में जो पर्वत इस खड़ा रहता है उसे बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत हिंदी में भी लिखेंगे इसे ब्लॉक पर्वत। तो दो भ्रंश घाटी के बीच में जो पर्वत स्थित होता है उसे बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लॉक पर्वत है, इसमें से कौन सा ब्लॉक पर्वत है? तो आंसर आएगा सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है। ओके, तो आ जाते हैं फिर से अब नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा, अब समझ में आ गया आपको भ्रंश घाटी क्या होती है। जब चट्टान के बीच में दरार आ जाती है और वो दरार नीचे धसकती है तो वहाँ पर जो नदी बहती है अपनी घाटी को गहरा करती रहती है, जिससे आसपास के दोनों आसपास जो पहाड़ के रूप में हमें चट्टान दिखाई देती है, और उस घाटी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, तो ये जो दो पहाड़ बने हैं वो कौन से? विंध्याचल और सतपुड़ा। ये नर्मदा हमारी भ्रंश घाटी में बह रही है। नर्मदा जो है जबलपुर के समीप संगमरमर चट्टानों में, वहाँ जबलपुर का भेड़ाघाट संगमरमर चट्टान के लिए प्रसिद्ध है। तो वहीं पर नर्मदा नदी जो है एक जलप्रपात बनाती है जिसे का नाम है धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? आंसर आएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नर्मदा नदी कंप्लीट हो गया है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत के पठार की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। दो हो जाएगी, पहली गोदावरी नदी हो जाएगी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, दूसरी कृष्णा नदी। अब पढ़ते हैं ताप्ती नदी के बारे में। इसकी जो सहायक नदी है नर्मदा नदी की वो लिख लीजिए, तवा नदी, बेड़ियार नदी, दूधी नदी, हिरण नदी, बारना नदी। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछते हैं। अगर एमपी का जीके देखा जाए तो उसमें पूछते हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में नहीं पूछते हैं ये। तो अब इसके बाद में पढ़ेंगे ताप्ती नदी लिखेंगे। ताप्ती नदी किन दो पर्वत के बीच में बह रही है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ताप्ती नदी जो रिफ्ट भ्रंश घाटी में बह रही सतपुड़ा और अजंता के बीच में कहाँ से? नर्मदा के बारे में लिखेंगे पहले कि नर्मदा कहाँ का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो अमरकंटक पहाड़ी से हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे, अमरकंटक पहाड़ी से हो रहा है। अमरकंटक पहाड़ी जो है वह सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है, सतपुड़ा की अमरकंटक चोटी से हो रहा है। इसके बाद में ताप्ती नदी का बारे में लिखेंगे। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से हो रहा है, और यह पश्चिम की ओर बहते हुए 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और कहाँ पर गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में, सूरत के पास में गिर जाती है। ठीक है, सूरत जो शहर है इसी के किनारे पर स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी कौन सी है? मुख्य सहायक नदी है पूर्णा, इसकी सहायक नदी है। ओके, सूरत इसके किनारे पर स्थित है, और काकरापारा और उकाई जल विद्युत परियोजना लिखेंगे।
काकरापारा और उकाई जल विद्युत नहीं, परमाणु विद्युत परियोजना है काकरापार, इंपॉर्टेंट। काकरापार और उकाई, ये जो दोनों है परमाणु विद्युत परियोजना इसी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि किस नदी के किनारे पर स्थित है परमाणु विद्युत परियोजना है, तो काकरापारा और उकाई। और अब पढ़ेंगे हम, ये हमारी हो गई, ये सारी नदियाँ कंप्लीट हो गई। अब पढ़ेंगे हम जो छोटी छोटी नदियाँ कहाँ से निकलती है। ये पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम सह्याद्री पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट पर्वत जो गुजरात से लेकर हमारे केरल तक विस्तृत एक पहाड़ है, उसे बोलते हैं सह्याद्री या पश्चिमी घाट। तो गुजरात में दो छोटी छोटी नदियाँ निकलती सह्याद्री से, नाम है उनका शतरंजी और भादर। शतरंजी नदी और भादर नदी, बस इतना ही लिखेंगे उनके बारे में। ये पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा मैं उनको। क्या नाम है उनका? शतरंजी और भादर नदी। कहाँ से? गुजरात से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। आगे लिखेंगे अब लिखेंगे कौन सी नदी के बारे में लिखेंगे हम। अब गोवा में जो बह रही है मांडवी और जुआरी नदी के बारे में लिखेंगे। ठीक है, मांडवी और जुआरी नदी, ये दिख रहा होगा आपको, गोवा में बह रही है। ये है मांडवी और ये जुआरी नदी। पश्चिमी घाट पर्वत से निकले, छोटी है, गोवा से निकलकर सीधा अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो मांडवी नदी के किनारे पर कौन स्थित है? गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। बस इनके बारे में इतना ही लिखना है, मांडवी और जुआरी के बारे में ज़्यादा नहीं लिखना है। गुजरात में कौन सी बह रही? शतरंजी और भादर। गोवा में बह रही है मांडवी और जुआरी, पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिर रही। बहुत ही छोटी नदियां हैं और तीव्रगामी है, जलप्रपात का निर्माण करती है। तीव्रगामी क्यों होती है ये मैंने बता दिया है, क्योंकि पश्चिमी घाट से निकल रहे हो। पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो बहुत ही खड़ा ढाल है या फिर तीव्र ढाल है। तीव्र ढाल होने के कारण, ये हो गया हमारा, तीव्र ढाल होने के कारण यहाँ से जो नदियाँ निकलती है बहुत तीव्रगामी होती है और जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके बाद में मांडवी और जुआरी नदी भी हो गया हमारा। अब आते हैं हम कर्नाटक। ये है हमारे कर्नाटक। ठीक है, ये कर्नाटक है, ये गोवा हो गया और ये हो गया केरल। तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट से दो नदियाँ निकल रही है, शरावती नदी और गंगावेली। ये हो गया शरावती नदी। क्रम भी याद रखेंगे कि उत्तर में कौन सी है, उत्तर में शरावती, दक्षिण में गंगावेली नदी। शरावती नदी जो है, इसी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो गरसोप्पा है वह स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात याद रखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? जोग, या इसको बोलते हैं गरसोप्पा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है इस जलप्रपात की? 271 मीटर। ठीक है, 271 मीटर ऊंचाई है, इतना ऊंचा है ये। तो और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? एंजल्स फॉल। कहाँ पर है? वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, 971 मीटर है उसकी ऊंचाई, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है, इतना ऊंचा है वो। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचा नहीं ऊंचाई पर स्थित है। सबसे हाइट पर स्थित कौन सा जलप्रपात है? कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। कौन सी नदी पर स्थित है? वराही नदी पर स्थित है। वराही नदी पर भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचिकल है। और कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के शिमोगा में। कर्नाटक शिमोगा में, शिमोगा जिले में, कर्नाटक में। कौन सी नदी? वराही नदी। ये भी याद रखेंगे। इसके बाद में शरावती के बाद में आते हैं गंगावेली नदी। ये भी पश्चिमी घाट पर्वत से निकल रही है। उसके बाद में आती है, उसके बाद में हम आते हैं केरल में। केरल में 3 नदियाँ निकलती हैं। एक और नदी निकल रही है यहाँ पर, उसका नाम है पाम्बा नदी। पाम्बा। ठीक है, पेरियार, भरतपुजा और पाम्बा नदी।
यह पश्चिमी घाट से निकल रही केरल में सबसे लंबी नदी इसमें से हो जाएगी। भरतपुजा नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में पेरियार और पाम्बा सबसे छोटी नदी है। ठीक है, पेरियार जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कौन सी नदियाँ? प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो बने रहिए मेरे साथ। आगे हम अब दूसरी नदियाँ पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे अपवाह प्रतिरूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड, टेक केयर।